हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये स्टैट का मतलब स्टैटिस्टिक का टॉपिक है, ये जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। देखिए ये आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, इसमें जो स्टैट के टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सब हम देखने वाले हैं। और उसमें के जो कुछ हो सका, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ तो उसमें हम कुछ क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने वाले ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका स्टैट का मतलब अभी आप 11th-12 होके पास आउट होके F1 में एडमिशन लिए होगे, बराबर। हाँ, तो आपको 11th-12 में अगर मैथ्स नहीं था, मतलब स्टैट और मैथ्स कुछ भी नहीं था, हाँ, तो डरने की बात नहीं है। मैं पूरे बेसिक से ये सब समझाने वाला हूँ। आपको मेरी गारंटी है, आपको 100% अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसी हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ। आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या। मेजर मतलब आपको पता है मेजरमेंट करना, बराबर। सेंट्रल मतलब क्या, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। सेंट्रल मतलब मध्य, बोलते हैं ना हम, सेंट्रल में, बीच में जो वैल्यू है इसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, यही हमको अभी हम कह सकते हैं सेंट्रल में वैल्यू है, मतलब क्या, उसको एवरेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हम इसमें इस टॉपिक में देखने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। देखिए दूसरी बात, ये तो मैंने अभी को बोल दिया सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक देखने वाले हैं, मतलब कौन कौन से हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल किस किस टॉपिक पे हमको पूछे जाने वाले। देखिए आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसका मतलब अभी मैंने आपको बताया एवरेज होता है, ठीक है। अभी एवरेज का मतलब आपको पता है ना, समझाता हूँ, आगे देखते हैं हम, ठीक है। देखिए आप अरिथमेटिक मीन देखने वाले हैं, उसके बाद वेटेड मीन देखने वाले हैं, उसके बाद मोड देखने वाले हैं, उसके बाद मीडियन देखने वाले हैं, उसके बाद क्वार्टाइल, डिसेल्स और परसेंटाइज, ये सब हमको देखना है। इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब इजी है, मतलब सच में बोल रहा हूं ये सब इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, आप देख लेना। इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमने देखा, ये सब हम देखने वाले हैं, एक एक के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, मतलब स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है ये सब तो जानना पड़ेगा ना। हम ये सब्जेक्ट तो आपने लिया है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमको जानना पड़ेगा, वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंसेप्ट से। देखिए आप उसमें अभी मैंने जैसे बोला आपको, आप इधर सिंपल लैंग्वेज स्टैटिस्टिक मीन इंटरप्रिटिंग द गिवन डेटा। अभी ये क्या होता है, डेटा क्या होते हैं, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए होते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। उसका इंटरप्रिटिंग करना मतलब उसका विश्लेषण करना, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, अगर मैंने आपको बोला कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, सो सर हमारे सपोज मान लीजिएगा हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैंने आपको बोला कि सबकी हाइट कितनी है देखो और एवरेज हाइट निकालो, तो इसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, स्टैट कहेंगे। समझ में आ रहा है। मैंने बोला आपके कॉलेज का रिजल्ट कितना आया, कितने परसेंट आया, देखिए आपके कॉलेज में कितने लड़का है कितने लड़कियां है, ये सब देखिए बॉयज गर्ल्स, इसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब जो कोई डेटा, हाँ, डेटा है उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और आपका फाइनल जो कोई वर्क है, हाँ, इंफॉर्मेशन है, वो मुझे ला के देंगे, इसे हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। समझ में आ रहा है। देखिए आप आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट कंसेप्ट है पॉपुलेशन। आपको पता है पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है। इधर आप बोलेंगे सर पॉपुलेशन मतलब क्या, लोक संख्या, बराबर है, लेकिन यहाँ पे स्टैट में इसे हम क्या कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ होता है उसे हम इधर पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल मेंबर of the population is called characteristic, ठीक है। the defined to object of the statistic inquiry is being the made of the populations, ठीक है। ये सब इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड वाला, ये देखिए वेरिएट और एट्रीब्यूट। अभी इसका मतलब क्या है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहले आप being a study in the numerical then it is called a variable, मतलब जो जिससे हम न्यूमेरिकल
मतलब ये देखिए नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, बराबर, आपके घर में कितने मेंबर है ये मैंने पूछा, तो इसे हम कहेंगे वेरिएट, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, अब मुझे बताना नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ईच स्टूडेंट है, या उसके बाद हम कह सकते हैं नेशनलिटी। इनमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर आप बोल सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं हर एक के, बराबर, लेकिन नेशनलिटी सभी स्टूडेंट की क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर को हम क्या कहेंगे, वेरिएट कहेंगे। जो बदलता है, जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएट कहते हैं, और जो फिक्स है वही रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। समझ में आ रहा है वेरिएट और एट्रीब्यूट का मीनिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएट। अब ये डिस्क्रीट वेरिएट और कंटिन्यूअस वेरिएट का मतलब क्या है, देखिए आप इधर देख सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है, जो नंबर्स लाइक नंबर्स 1 2 3 4 10 100 जो भी नंबर आपके पास है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएट कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, हाँ। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या है, नंबर भी रहेगा या स्पेसिफिक अलग अलग रह सकता है उसके हिसाब से। मतलब क्या, आप खाली उसको नंबर में, मतलब इधर देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं 1.1 1.2 वगैरह नहीं रहता है डिस्क्रीट वेरिएबल में, कंटिन्यूअस वेरिएट में रहता है। मतलब मैंने बोला कि आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, तो कोई बोलेगा मेरा 51 kg है, कोई बोलेगा मेरा 51 kg 0.5 है, बोल सकते हैं ना। वेट पॉइंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, हाइट भी सेंटीमीटर में देखेंगे तो पॉइंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच वगैरह बोल सकते हैं आप। सो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में आएगा, और जो फ्रैक्शन नहीं है वो डिस्क्रीट वेरिएट में आ जाएगा। आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो आपको आगे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं ना तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बाकी कुछ नहीं है, ये खाली थ्योरी पार्ट है, और मैं आपको ये जो कोई कंसेप्ट है, हाँ, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आप दूसरी बात ये देखिए फोर्थ वाला, डाटा इन स्टैटिस्टिक। अभी ये डेटा या डाटा हम क्या कहते हैं, आपको पता है मोबाइल का डेटा रहता है, बराबर ना, वो नहीं है, देखिए वो नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बोला कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं ये मुझे बताना, तो आपने इंफॉर्मेशन निकाली और मुझे दी, तो इसे हम डेटा कहेंगे। मैंने बोला कि हमारे शहर में कहाँ कितने होटल्स है या कितने कॉलेजेस है ये मुझे लाके दो, तो उसे हम डेटा कहेंगे। समझ में, इंफॉर्मेशन को इसका हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट देखिए आप, रॉ डेटा और फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान से देखना, इसके ऊपर एग्जांपल डिपेंड रहता है कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखिए आप रॉ डेटा का मीनिंग क्या है, मतलब क्या, आप इधर देख सकते हो, द कलेक्टेड डेटा इट इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। जो आपने कलेक्ट किया है उसे हम रॉ डेटा कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला कि आप क्या करिए कि 10 स्टूडेंट की एग्जांपल देखिए, आप 10 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स मुझे लाके दे दो, उनको कितने मिले हैं। तो ये आपने निकाला कि किसी को 5 मिले, 1 मिला है, 0 मिला है, 4 मिला है, 2 मिला है, 1 मिला है। सेम भी इधर 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है। जैसे उनको मार्क्स मिले वो आपने मुझे लाके दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसे हम कहेंगे रॉ डेटा, ठीक है। अगर मैंने बोला आप काम करिए, कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना उनके मार्क्स मुझे लाके दे, अगर आपने वो किया, कॉलेज में देखिए आप 100 स्टूडेंट है, तो उनका डेटा मैं ऐसे देख सकता हूँ क्या, मतलब ऐसे मार्क्स लिखा तो मुझे पता चलेगा नहीं, तो उससे हम फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे। अगर डेटा ज्यादा होता है, डाटा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। रॉ डेटा समझ में आ रहा है ना, थोड़े बहुत स्टूडेंट हो गए, थोड़ा बहुत नंबर होगा, तो उसके इंफॉर्मेशन आप दे देंगे, उसे हम रॉ डेटा कहेंगे। और अगर ज़्यादा हो स्टूडेंट या ज़्यादा डेटा आपके पास हो, तो आप क्या करेंगे, सर 0 मार्क्स है ना, मिलने वाले 7 स्टूडेंट है, 1 मार्क्स मिलने वाले 15 स्टूडेंट है, 2 मार्क्स मिलने वाले 25 स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है, टोटल 100 स्टूडेंट है, हर एक को 0 और 5 में से इतने इतने मार्क्स मिले हैं, कॉमन भी मार्क्स है ना, उसी हिसाब से आपने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशंस। उनके फ्रीक्वेंटली के हिसाब से 0 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट है,
1 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट है, इस तरह आपने डिवाइड किया, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? या आगे हम देखने वाले अच्छी तरह से, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा, अभी हमने देखा उसी तरह से, ये देखिए आप 7 वाला इधर पॉइंट है ग्रुप डेटा। आपको पता होगा ना, ग्रुप में इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो उसे हम ग्रुप डेटा कहेंगे। अभी इसका एग्जांपल देखिए आप, इस तरह ये देखिए 0 और 5 में मार्क्स कितने को मिले, 8 स्टूडेंट को मिले। 5 और 10 में कितने को मिले, 19 स्टूडेंट को। ये कब किया जाता है, मोर देन, उससे भी। अभी हमने देखा ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ, उसमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा अगर डेटा हो तो ये यूज़ किया जाता है ग्रुप डेटा या ग्रुप फ्रीक्वेंसी, इसे हम कह सकते हैं। देखिए अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें फ़र्क क्या है, आप देख सकते हैं इधर खाली मार्क्स था और फ्रीक्वेंसी एक एक था, इधर ग्रुप नहीं था। हाँ, और ग्रुप डेटा में क्या हुआ, इधर मार्क्स का ग्रुप हमने किया है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 0 to 5 का 10 है, 5 to 10 का 19 वगैरह, उसके हिसाब से। मतलब 0 to 5 मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट 8 है, 5 to 10 मार्क्स मिलने वाले स्टूडेंट 19 है, इस तरह से। इसे हम ग्रुप डेटा कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम आप देख सकते हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल वी कैन स्पीक फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन और इक्वल टू एक्स विद इन द इट्स रेंज। मतलब क्या कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो उसकी टोटल है, उसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी हम टोटल निकालते हैं। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। देखिए आगे देखते हैं, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह आपको अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, मतलब 0 to 10 मार्क्स मिले हैं 5 स्टूडेंट को, 10 और 20 में मार्क्स मिले 8 स्टूडेंट को, इस तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो देखिए आप इस तरह से, ये मालूम है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आप, आपने क्या किया, 0 और 10, 0 मार्क्स कुछ किसी को नहीं है, 0 और 10 में 5 स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, आपने क्या किया, सो इधर 5 लिखते हैं, 0 + 5, ठीक है। इसमें अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये मैं आपको लेस देन और ग्रेटर देन 2 में आते हैं। देखिए आप, इधर लेस देन है, आगे ग्रेटर देन है, ये आपको दिया हुआ होता है और आपके हिसाब से, मतलब आप ये 0 से लेने वाले हैं या 10 से, ठीक है। अब ये लेस देन है, इसलिए हमने 0 से इसको काउंट किया, 0 का 0 आ गया, और इधर 10। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये देखिए आप, हमने 10 लिया, इधर ये वाला लेंगे, मतलब ये बड़े वाले हैं ना, इसको हम इधर लेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये 0 पहले हमने इधर लिख दिया, देखिए आप, उसके बाद ये 10 लिख दिया, उसके बाद ये 20, इस तरह हमने लिख दिया। और हमने क्या किया, खाली इसका टोटल किया, मतलब ये 5 है, इधर लिख दिया, 5 + 8, ये देखिए 5 + 8 इधर लिख दिया, और ये 13 है, 13 + ये 25 ये इधर लिख दिया। इस तरह से लिखना है, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसकी टोटल कितनी आएगी, आप देखना, इसकी टोटल आ जाएगी 200 आ रही है, और इसकी भी टोटल हमने की है ना, तो उतनी ही आ जाएगी, इसकी भी टोटल 200 आ जाएगी। ये इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, ये मैं आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ये इधर है लेस देन, और इधर आप देख सकते हैं मोर देन, ठीक है। मोर देन में हमने क्या किया, वही किया है, लेकिन इधर जो 0 से हमने स्टार्ट किया, 0, 10, 20 जो कोई है, उसी इसके हिसाब से आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे हमने ये एग्जैक्टली किया। ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको? ये सब हम देखने वाले हैं, इस तरह से आपको ये ग्रेटर दैन, लेस दैन का सब मिल जाएगा। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, कौन सा सर, ये वाला फर्स्ट वाला, अरिथमेटिक मीन। अभी ये सर अरिथमेटिक मीन क्या है, देखिए दिस मोस्ट कॉमनली यूज इन एवरेज, मतलब ये मोस्ट ऑफ कॉमनली हम यही यूज करते हैं, हम लोग भी प्रैक्टिकली यही यूज करते हैं। जब भी हम हमारे परसेंटेज, आपको कभी पता है आपको जो मार्क्स मिलते हैं उसका परसेंटेज, मुझे 10th में इतना परसेंट मिला, 80% मिला, 80% मिला, 12th में मुझे 75% मिला, 90% मिला, ये कहाँ कैसे निकालते हैं, तो अरिथमेटिक मीन से निकालते हैं आप। ये आप यूज करते हैं ऑलरेडी, यही आपको अब हमको ये सीखना है। चलो देखते हैं इसके फॉर्मूला क्या है। देखिए रॉ डेटा अगर है आपके पास तो उसे हम
इसका फॉर्मूला ये वाला है। अभी ये सर रॉ डेटा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर एक स्टूडेंट का मार्क्स निकालना हो, मतलब अगर मुझे सिर्फ मेरा मार्क्स निकालना है तो मैं रॉ डेटा के जो फॉर्मूला है जो यूज़ करके मैं निकालूंगा। जैसे कि ये फॉर्मूला पहले आप देखिए, ये देखिए एक्स बार मतलब इसे हम मीन कहते हैं, इस साइन को हम एक्स बार कहते हैं और इसे हम मीन कहते हैं। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, जितने होंगे सब्जेक्ट उसके हिसाब से, अगर आपके सब्जेक्ट है 6 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 तक आ जाएगा। आपके 10 सब्जेक्ट है तो आगे बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बढ़ता है। अपॉन n, n मतलब क्या, कितने सब्जेक्ट है 6 तो n इधर 6 आएगा। समझ में आ रहा है? यही देखिए आप एग्जांपल देखिए, आपको नीचे समझ में आ जाएगा। इधर आपको ये देखिए 5 8 3 7 8 15 12 4 ये इंफॉर्मेशन दी है। ये आपके मार्क्स समझ लेना, ये 15 में से आपको ये मार्क्स मिले हैं। और आपके टोटल सब्जेक्ट कितना भी है, ये मार्क्स देखिए आप 8 सब्जेक्ट के ये मार्क्स 8 सब्जेक्ट के। सो आपको क्या करना है, x1 मतलब क्या, ये पहला वाला x1, ये दूसरा x2 x3 x4 x5 ये सब, इसकी टोटल, इसकी क्या करना है हमको टोटल करनी है। इसलिए इसका इन सभी का मैंने इधर क्या किया, एडिशन किया, मतलब टोटल किए। और कितने टोटल है, मतलब ये कितना वैल्यू है दिखा, मैंने काउंट किया तो 8 है, तो डिवाइड मैंने 8 किया। हाँ, कैल्सी तो आपके पास होगा ही होगा, अगर नहीं है तो परचेस कर लेना, क्योंकि आप अभी सीनियर हो गए हो, आपको कैल्सी अलाउड है, आप कैल्सी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने टोटल कर दी, उसको डिवाइड 8 किया, मतलब कैल्सी भी कर दें, उसकी टोटल कर दें, उसको डिवाइड 8 से कर देना, आपको 7.75 मिल जाएगा। ये आपका क्या हुआ, मीन हुआ। मतलब आपने देखा तो 8 सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मार्क्स मिले हैं, लेकिन आपका एवरेज क्या मार्क्स आपको मिला है 7.75। मतलब अगर आप देखेंगे तो इस सब्जेक्ट में आपको 7.75 मिला है एवरेज के हिसाब से, इसे हम रॉ डेटा कहेंगे। अब इसके एग्जांपल और देना चाहूँगा, अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं, आप खुद का निकाल के देखना, प्रैक्टिकली हम सीखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका रिजल्ट निकालो, अभी 12 का या 10 का जो भी आपके पास है, उस सभी सब्जेक्ट का जो मार्क्स आपको मिला है, उनकी जैसे इस तरह उन्होंने लिए ना, उस तरह उसकी टोटल कर दो, सभी सब्जेक्ट की टोटल कर दो। अगर मानते हैं आपके 6 सब्जेक्ट है, टोटल उसकी 600 है, उसमें से आपको कितने मिले, टोटल आपने किया तो वो आपको मिल रहा है, आपको 500 मार्क्स मिले। कितने मिले हैं उस 600 में से 500 मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्ट कितने हैं आपके, बोलिए सब्जेक्ट कितने हैं आपके, 6 सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, 500 मार्क्स डिवाइड बाय 6 करिए, तो आपको इधर एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से निकाल के देखना, जरूर निकाल के देखना। अभी ये देखिए, ये हो गया रॉ डेटा। अभी ये फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर मैंने बोला कि एक काम करिए, आप कॉलेज में जाके फर्स्ट क्लास किसको मिला है, डिस्टिंक्शन किसको मिला है, मतलब कौन 50 मार्क्स कितनों 50% कितने स्टूडेंट को मिले हैं, 60% कितने स्टूडेंट को मिले, इस तरह की इंफॉर्मेशन कुछ मैंने आपको दिया हुआ है। और आपको बोला मैंने, आप क्या करो, कॉलेज का एवरेज निकालो, कॉलेज में कितना एवरेज स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए आप देख सकते हैं इधर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, आपको दिख रहा है, या ये वाला भी देखिए, यही एक ही प्रॉब्लम है, ये भी सब एक ही है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, एन मतलब समेशन एफ। अभी ये सर समेशन वगैरह क्या है, समेशन का मतलब रहता है इधर टोटल, हाँ, उसके हम टोटल एडिशन करेंगे तो उसे हम समेशन कहते हैं इधर मैथ्स के या स्टार्ट के हिसाब से। ये साइन आपको दिख रहा है ना, ये साइन, एक मिनट देखिए आप, ये साइन है ना, ई दिख रहा है ये थोड़ा सा, उसे हम समेशन कहते हैं। और ये है एफ और है एक्स। सर एफ के बाद उन्होंने आई छोटा हुआ दिया है, कुछ नहीं, उसको हम कुछ नहीं कहते इधर स्टार्ट में, खाली ये ऐसा पढ़ा जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ऐसा पड़ जाएगा। और ये कैसे हम पढ़ेंगे, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समझ में आ रहा है? ये इसका फॉर्मूला है। ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, अभी मैंने बताऊंगा। नीचे आप एग्जांपल देखिए कि देखिए, अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कि इतना है, 3 5 10 12 16 वगैरह कुछ भी है, और एफ फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया हुआ है, तो आपको वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अभी हमने जो देखा कौन सा फॉर्मूला था,
मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, यही यूज़ करेंगे। देखिए आप, मैंने इधर लिख दिया ये फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एफ समेशन एफ। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे आप, एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह के एग्जाम्पल आते हैं आगे, इसी तरह के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से देखना, ये जो f की वैल्यू है सब यहाँ पे लिख दी सीधे तौर पे, जैसे है वैसे ऐसे लिख दी। उसी तरह जो f की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दी सीधी, जैसे उन्होंने दिया हुआ है उसी तरह मैंने लिख दी। ये तो आपको समझ में आ गया, देख लेना अच्छी तरह से, देखा समझ में आ रहा है, यस सर बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे मैंने ये लिख दिया x की वैल्यू और f की वैल्यू सामने सामने लिख दी, उसके बाद मैंने fx निकाला। अभी ये कैसे निकालेंगे सर, fx का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो f इंटू एक्स इसका मतलब होता है, मतलब f से हमको x को इंटू करना है, ठीक है, कर देते हैं सर, कुछ बात नहीं है। देखिए आप 3 इंटू 10 मतलब कैलकुलेट कीजिए आप, 10 इंटू कितना करना है आपको, 3 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ये तो सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैलसी की क्या वजह, निकालिए कुछ बात नहीं। 15 इंटू 5 75 आ जाएगा, 10 इंटू 32 आपको मिल जाएगा 320, 12 इंटू 18 आपको मिल जाएगा 216, और 6 इंटू 5 आपको मिल जाएगा 80। समझ में आ रहा है कैसे मैंने निकाला, इस तरह आप एफ एक्स निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको टोटल करना है, इसका टोटल किया आपने, एडिशन किया 721 आ गया, इसका हमने टोटल किया आ गया 80, बराबर है सर, बराबर है। अभी कुछ नहीं करना है, आप हमको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया समेशन का मतलब क्या, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। समेशन का मतलब क्या, टोटल, समेशन का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स का क्या है, कितना आया समेशन एफ एक्स, ये देखिए 721, समेशन एफ कितना आया है 80, यही फॉर्मूला में लिख देने का। देखिए आप फॉर्मूला में रख दिया 721 अपॉन 80, आपको 9.0125 मिल जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से आपको एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और आप ये सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये रॉ डेटा का हमने देखा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने देख लिया, ठीक है। और दूसरी बात, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला आया, आपको पूछा गया तो कैसे सॉल्व करना है, ये भी आज हम देखने वाले हैं, आपको ये पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप, अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा गया है तो इस तरह से आपको एग्जांपल में दिया होगा, मतलब आपको ग्रुप दिया होगा और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निकालना पड़ेगा। अभी ये एग्जांपल उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, इधर एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे एग्जांपल दिया जाता है, लेकिन देख लेना इस तरह आपको उन्होंने ग्रुप दिया होगा और फिर एफ दिया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रुप में से जो बीच में जो वैल्यू है वो निकालना है, मतलब 0 to 10 में कौन सी वैल्यू रहती है 5, 10 और 20 में बीच में कौन सी वैल्यू रहती है 15, 20 और 30 में 25, इस तरह आपने ये सब वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, एक्स वैल्यू आपको मिल गई, एफ मिल गई, इनको इंटू करके ये वैल्यू निकालना है एफ एक्स, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, इसको इंटू करके एफ एक्स निकालना है, आपको ये मिल जाएगा, आपको समेशन एफ मिल जाएगा। उससे हमको क्या करना है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ये देखिए आप, इससे इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अभी आगे हम देखें तो कंबाइंड ग्रुप का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके रखता हूँ, बाकी एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी इतना करते हैं और स्टॉप कर देते हैं, अगले वीडियो में बाकी का हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए आप, अरिथमेटिक मीन फॉर कंबाइंड ग्रुप का फॉर्मूला यह है, एक्स बार इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 n1 प्लस n2। अभी सर इसका मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब तो समझ में आ गया, एवरेज। तो कंबाइंड ग्रुप का मतलब क्या, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का आपको डेटा दिया हुआ है और उसका आपको क्या करना है, कंबाइंड ग्रुप का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर इसका मतलब समझ में आना है, अगर आपको बॉयज और गर्ल्स ये दो दिया हुआ है, उनका एवरेज निकालना है, उनका कंबाइन एवरेज निकालना है, तो उसे हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। हम आगे ये जो आप देख रहे हैं नीचे वो एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और आगे की वीडियो में ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।